भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का बहुप्रतीक्षित अंतरिक्ष अभियान चंद्रयान 3 का शुरुआत 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर कर दिया गया है। लोकेशन था श्रीहरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लॉन्चिंग पैड। चंद्रयान 3 मिशन का शुरुआत किया गया है इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 यानी लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से, जिसको GSLV Mac 3 भी कहते हैं। भारत में अगर चंद्रयान मिशनों के इतिहास की बात किया जाए तो सबसे पहली बार चंद्रयान मिशन का घोषणा किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 15 अगस्त 2003 को। उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 ने उड़ान भरा था। 2019 में चंद्रयान 2 ने उड़ान भरा। चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल भी रहा था, जबकि चंद्रयान 3 ने भी उड़ान भर दिया है। यानी पिछले 15 वर्षों में चंद्रमा के लिए भारत का यह तीसरा मिशन है। दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर 14 जुलाई की ही तारीख को क्यों चुना गया? तो इसका आंसर देखिए। चूंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का औसत दूरी है 3.84 लाख किलोमीटर। तो आपने केपलर का नियम अवश्य ही सुना होगा कि अंतरिक्ष में कोई पिंड अगर दूसरे पिंड का चक्कर लगा रहा है तो वो सर्कुलर रास्ते पर नहीं चलता है, वो इलिप्टिकल रास्ते पर चलता है, यानी अंडाकार पाथ पे वो चक्कर लगाता है। चंद्रमा भी जाहिर सी बात है पृथ्वी का इलिप्टिकल पाथ पे ही चक्कर लगाता है, यानी कभी चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पे हो, कभी चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी होता है 4.05 लाख किलोमीटर, जबकि न्यूनतम दूरी होता है 3.63 लाख किलोमीटर। 14 जुलाई को चंद्रमा धरती के काफी नजदीक था, इस वजह से ही ये तारीख चुना गया। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा ढांचा दिख रहा है, इस ढांचे ने उड़ान भरा 2:35 पर श्रीहरिकोटा से। इस ढांचे में जो किनारे वाला दो भाग दिख रहा है, ये सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। इसको टेक्निकली नाम दिया गया है S2000। इसमें सॉलिड फ्यूल भरे हुए हैं। जैसे दिवाली के समय आप बाजार से एक रॉकेट खरीद के लाते हो, उसके बाद सलाई जलाते हो, इग्निशन करते हो, ऐसा ही इग्निशन अन्य तरीके से यहां भी किया गया। और जो लिफ्टिंग स्टार्ट हुआ इस पूरे ढांचे का 2:35 पे, तो स्टार्टिंग में इस पूरे ढांचे को ऊपर ले जाने का काम साइड के ये दो रॉकेट ही कर रहे थे। जो 20 का ढांचा आपको दिख रहा है, ये लिक्विड स्टेज फ्यूल रॉकेट है। इसको टेक्निकली नाम दिया गया है L110 यानी L110। इसके ऊपर जो ये ढांचा दिख रहा है, ये है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का विशेषता होता है कि ये एक्स्ट्रा थर्स्ट पैदा करता है, एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की ओर पैदा करता है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत ही कम तापमान पर रखा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर का काम करता है, जबकि लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है। इसको टेक्निकली नाम दिया गया है CE25। और इसके ऊपर जो ये ढांचा आपको दिख रहा है, ये है हीट शील्ड। और इस हीट शील्ड के अंदर में ही रखा गया है चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के अगर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल की बात किया जाए, एकीकृत मॉड्यूल की बात किया जाए, तो इसका भी दो हिस्सा है। नीचे का जो हिस्सा है इसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहते हैं, जबकि इसके ऊपर रखा गया है लैंडर, जिसका नाम विक्रम लैंडर दिया गया है। यानी चंद्रयान 2 में जो लैंडर था, जो क्रैश हो गया था 2019 में, उसका भी नाम यही था, तो इस बार भी नाम यही दिया गया है। इस लैंडर के अंदर रखा हुआ है रोवर, और उसका नाम भी सेम 2019 वाला ही दिया गया है, यानी प्रज्ञान। तो किस तरीके से, कितने सारे स्टेप्स में, कौन कौन से स्टेप में चंद्रयान मिशन चंद्रमा तक पहुंचेगा, ये जानना काफी जरूरी है। तो चलिए समझते हैं इस बात को। 14 जुलाई को जब इस पूरे ढांचे ने आकाश की तरफ उड़ान भरा, तो सबसे पहले इग्निशन किनारे के दो सॉलिड रॉकेटों में हुआ, और बहुत ही जल्द इसने 1627 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार पकड़ लिया। जब ये पूरा ढांचा 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है 108 सेकंड के बाद, तब बीच वाला रॉकेट इंजन, यानी जो लिक्विड फ्यूल से चलने वाला रॉकेट था, वो काम करना शुरू कर देता है। और कुछ ही सेकंड के बाद सॉलिड बूस्टर अलग हो जाते हैं। अलग होने की वजह से जाहिर सी बात है पूरे ढांचे का वजन कम हो गया। इस वजह से पूरे ढांचे का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और ये पहुंच जाता है 7000 किलोमीटर पर आवर। जब ये पूरा ढांचा 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है, उस समय 195 सेकंड हो चुका होता है, तब हीट शील्ड अलग हो जाता है इस ढांचे से। हीट शील्ड क्यों लगाया गया था? हीट शील्ड के अंदर में चूंकि चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, उसको वायुमंडल के घर्षण से बचाने के लिए लगाया गया था। अब चूंकि हीट शील्ड भी अलग हो गया, इस वजह से वजन और भी कम हो गया। अब रफ्तार हो जाता है 9200 किलोमीटर पर आवर। कुछ ही सेकंड में लिक्विड इंजन भी अब अलग हो जाता है और क्रायोजेनिक इंजन काम करना शुरू कर देता है। अब चूंकि लिक्विड इंजन भी हट गया, इस वजह से वजन और भी कम हो गया और स्पीड पहुंच जाता है 16,000 किलोमीटर पर आवर। जब क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू किया, उस समय लॉन्चिंग से समय हुआ 308 सेकंड, यानी लॉन्चिंग के 308 सेकंड बाद क्रायोजेनिक इंजन ने काम करना शुरू किया। क्रायोजेनिक इंजन कब तक काम किया, या दूसरे शब्दों में कहे तो पूरा ढांचा जब 179 किलोमीटर तक पहुंचता है, उस समय तक क्रायोजेनिक
क्रायोजेनिक इंजन ने काम किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इंटीग्रेटेड मॉड्यूल में स्थित सोलर पैनल खुल जाते हैं, क्रायोजेनिक इंजन इस पूरे सिस्टम से अलग हो जाता है और चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल धरती का चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ओवरऑल लॉन्चिंग के लगभग 16 मिनट बाद धरती का चक्कर लगाना शुरू कर देता है चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मीडिया को बताया कि इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 1 अगस्त तक पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट। लगभग 179 किलोमीटर से लेकर के 36,500 किलोमीटर तक का ये ऑर्बिट विस्तृत है। वर्तमान समय में चंद्रयान 3 धरती का चक्कर लगा रहा है, 1 अगस्त तक ये चक्कर लगाएगा। ये इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहा है, साथ ही साथ इसका ऑर्बिट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। 1 अगस्त तक इसका ऑर्बिट बढ़ते बढ़ते जियोसाइंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, यानी 36,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पहुंच जाएगा। जैसे ही यह जियोसाइंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा, यह धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करते हुए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच जाएगा और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अधीन वह चंद्रमा का चक्कर लगाने लगेगा इलिप्टिकल पाथ पे। साथ ही साथ वो रेगुलर अपने ऑर्बिट को छोटा भी करते जाएगा और फाइनली जब चंद्रमा के सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होगा तो वो एक स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। अब चूंकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर प्लस रोवर है उसको चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में उतरना है, उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर को एक सही और सटीक समय में चंद्रमा की तरफ छोड़ देगा और जो लैंडिंग होगा ऐसा नहीं है कि वो सीधा होगा, वो एंगल बनाते हुए लैंडिंग होगा क्योंकि चंद्रमा भी अपनी जगह पे घूम रहा है। जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा तो उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर सैंपल इकट्ठा कर उन सैंपल का स्टडी करेगा और वहां से जानकारी इंडिया भेजेगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये चंद्रयान 2 के द्वारा भेजा गया तस्वीर है जो चंद्रमा के क्रेटर्स का है, यानी गड्ढों का है और चंद्रमा गड्ढों से भरा हुआ है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बदला है प्रोपल्सन मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है चंद्रयान 2 के ऑर्बिट की तरह ही चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। इस बार लैंडर ज्यादा मजबूत बनाया गया है, लैंडर के पैर को काफी पावरफुल बनाया गया है ताकि उतरने के समय जो भी पॉसिबल जर्किंग वगैरह हो उसको वो झेल सके। लैंडर में पावरफुल सोलर पैनल भी लगे हुए हैं ताकि लैंडिंग के समय जो पावर चाहिए वो पावर उसको मिल सके। साथ ही साथ इस बार एक्स्ट्रा सेंसर भी लगाए गए हैं ताकि लैंडर का स्पीड कंट्रोल रहे। चंद्रयान 2 का लैंडर स्पीड अनकंट्रोल होने की वजह से ही चंद्रमा की सतह पर क्रैश कर गया था क्योंकि उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो गया था। 24 अगस्त 2023 के शाम 5:37 पर यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे में सवाल यह भी है कि चंद्रयान 3 के सफलता का क्या मतलब। चूंकि संभावना काफी ज्यादा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल ही रहेगा। व्यापक स्तर पर अगर बात करें ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में मात्र 2 से 3% है। चंद्रयान 3 मिशन के सफलता का मतलब ग्लोबल स्पेस फील्ड में भारत की भूमिका और बढ़ेगा क्योंकि भारत के स्पेस मिशन नासा के स्पेस मिशनों की तुलना में कहीं सस्ते होते हैं और साथ ही साथ इसरो को भी इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि इसरो का गगनयान मिशन जो मानव अंतरिक्ष मिशन है और साथ ही साथ आदित्य 11 मिशन जो सूर्य मिशन है वो भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाना है बहुत जल्द।